लांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान और आज हम लोग देखेंगे इकाई 12 यूनिट 12 जिसका नाम है आपका कार्बनिक रसायन। और इसके अंतर्गत कुछ मूलभूत हम पढ़ेंगे सिद्धांत और कुछ तकनीक पढ़ेंगे। यहाँ से आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, कार्बनिक रसायन जो है आपका स्टार्ट होता है। आपको शुरू में बताया गया था कि पूरे जो रसायन विज्ञान होता है उसको हम लोग जो है 11वीं क्लास में 3 भागों में बांट के क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। मुख्यतः जो है 3 भागों में, एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग जो है कार्बनिक रसायन, और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। ये मुख्यतः 3 होता है, इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तो इस तरीक़ा से पूरे जो हमारे क्या है केमिस्ट्री की जो बुक है उस बुक को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें हमने क्या कर लिया है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई कर लिया है पूरा, उसके अंतर्गत जो भी था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ये इकाई 12 से स्टार्ट है। और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही देखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ना, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, ये सब चीज़ हम क्या करते जाएंगे, पढ़ाई करते जाएंगे। अगर हम बात करें कार्बनिक रसायन का, तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम जो है कार्बनिक यौगिक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं भाई। मतलब ऐसा रसायन जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक का क्या किया जाता है, आपका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो हम इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो एक आपने यहाँ पर समझ लिया कि कार्बनिक रसायन क्या होता है भाई। तो कार्बनिक रसायन वह रसायन होता है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, कार्बनिक यौगिक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वह क्या कहलाता है, आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो आप कार्बनिक यौगिक बता सकते हैं। जनरली जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक के भी नाम से जानते हैं। या ये लिख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं, है ना, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। या ये बोल सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। एक परिभाषा आप ये लिख सकते हैं। या तो आप ये बोल सकते हैं कि जो पेड़ पौधों से, है ना, एक पेड़ हो गया, पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, इनसे प्राप्त उत्पाद जो होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पेड़ पौधे, है ना, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीव जंतु से प्राप्त होने वाला जो भी क्या होता है, हमारा जो उत्पाद होता है, पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो आप 2 प्रकार के परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं। पहला कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन ही क्या होता है, हमारा कार्बनिक यौगिक होता है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों और जीव जंतु से प्राप्त पेड़ पौधे और जीव जंतु से जो भी पदार्थ प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। या तो ये बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, आपका बंध पाया जाता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप कार्बनिक यौगिक की परिभाषा दे सकते हैं। और इसी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं, जिस रसायन के अंतर्गत करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करते जाएंगे। यहाँ पर इसके कुछ मूलभूत हम लोग क्या देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे। कार्बनिक रसायन को जानने के लिए आपको कुछ सिद्धांतों को जानना बहुत क्या है, आवश्यक है। कुछ थ्योरी जानना जरूरी है, वो हम लोग क्या करते जाएंगे, देखते हुए चलेंगे। और कुछ तकनीक देखेंगे हम लोग, टेक्निक्स भी हैं, वो भी हम लोग देखते जाएंगे, क्योंकि उसके बिना हम कार्बनिक जो रसायन है उसके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सामान्य परिचय। और भी हम परिचय आगे क्या करते हैं, देखते हैं। और ये आपका दिया गया है सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। सामान्य परिचय अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक लेवोजियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फादर ऑफ केमिस्ट्री। किसको कहा जाता है, हमारा
ये जो हमारा लेवोजियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के क्या बोलते हैं, जनक कहते हैं, या फादर ऑफ क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये जो लेवोजियर नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने कार्बनिक यौगिक के बारे में अपनी अवधारणा क्या किया, प्रस्तुत किया। ऐसे साइंटिस्ट था लेवोजियर जिन्होंने क्या किया, आपका कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड अपनी अवधारणा, अपना जो विचार है वो क्या किया, प्रस्तुत किया। और उन्होंने बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं अर्थात जो वनस्पति होते हैं और साथ में क्या होते हैं जो जीव जंतु होते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो लेवोजियर के अनुसार, लेवोजियर का कथन ये था कि पेड़ पौधों से अर्थात वनस्पतियों से और जीव जंतु से प्राप्त होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। किन के अनुसार, लेवोजियर के अनुसार। लेवोजियर क्या था, हमारा फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री के जनक कहा जाता है इसको, है ना। तो इन्होंने यही बताया कि भाई जो भी पेड़ पौधों से या जो जीव जंतु से प्राप्त होने वाला जो क्या होता है, आपका जो पदार्थ होता है, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और वनस्पति जगह से प्राप्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं भाई, तो वनस्पति से हमको शक्कर मिलता है जिसको शर्करा बोलते हैं, वसा अर्थात तेल मिलता है, मदिरा अर्थात शराब जो होता है उसको मदिरा बोलते हैं। ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, वनस्पति से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये सब किससे बने होते हैं, आपका शर्करा हो गया, वसा हो गया, मदिरा हो गया, किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। तथा जंतु जगत से प्राप्त होने वाले या जंतु जगत के पदार्थों में इन तीनों तत्वों के अतिरिक्त क्या होता है, आपका नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर भी क्या होता है, पाया जाता है। तो आपको यहाँ से बोल सकते हैं कि शर्करा, वसा, मदिरा ये सब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। और जंतु से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो रहता है, उसके अलावा उसमें नाइट्रोजन हो सकता है और सल्फर भी उपस्थित हो सकता है। तो लेवोजियर के अनुसार पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, हम लोग जो है कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और कुछ जंतुओं से, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ दिया है, जैसे पेड़ पौधों से शर्करा, वसा, मदिरा ये सब क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और जीव जंतु से पेट्रोलियम बोल सकते हैं, है ना, ये आपका क्या होता है, आपका एक कार्बनिक पदार्थ है। तो ये लेवोजियर के अनुसार। बर्जिलियस के अनुसार क्या बोला गया कि सन 1815 में, बर्जिलियस ने 1815 में जंतुओं तो था वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को जैव पदार्थ बोला। क्या बोला उन्होंने, जैव पदार्थ बोल दिया, है ना। पहले लेवोजियर ने क्या बोला था कि पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होने वाले पदार्थ को कार्बनिक यौगिक कहा था। बर्जिलियस ने जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को क्या कहा, जैव पदार्थ कहा। तथा खनिज पदार्थों को उन्होंने अजैव पदार्थ कहा। खनिज मतलब जो जमीन से खुदाई करके निकाला जाता है चट्टान के रूप में, उनको उन्होंने क्या बोला, अजैव पदार्थ। मतलब जिसमें जीव हो उसको जैव पदार्थ, जिसमें जीव ना हो उसे अजैव पदार्थ। तो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं जो जनरली हमको ज़मीन के अंदर, है ना, खुदाई से प्राप्त होते हैं, ऐसे पदार्थों को उन्होंने अजैव पदार्थ कहा। और जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको उन्होंने क्या बोला, जैव पदार्थ बोला गया, है ना। इस प्रकार यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो इस तरीक़ा से आप लेवोजियर के अनुसार भी बता सकते हैं, बर्जिलियस के अनुसार भी बता सकते हैं। बर्जिलियस ने जो पेड़ पौधे था, जीव जंतु था, उनको जैव पदार्थ बोला, और खनिज जो पदार्थ है उसको अजैव पदार्थ बोला। और उसके आधार पर हम जो भी क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, उस यौगिक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा अजैव पदार्थ और एक होता है जैव पदार्थ। तो वे यौगिक, है ना, या यौगिक जिन्हें अजैव पदार्थ से प्राप्त किया जाता है उनको उन्होंने अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ से आप यौगिक को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऐसा जो है पदार्थ या ऐसा यौगिक जो हमको अजैव पदार्थों से प्राप्त होता है, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और वे यौगिक जो हमको पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होता है, ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब इनका भी कथन आपका लेवोजियर के अनुसार ही क्या हो गया, आपका सेम टू सेम हो गया। उनका भी कहना वही था कि पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होने वाले जो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। और बर्जिलियस के अनुसार भी यही बताया गया कि वनस्पतियों से अर्थात पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं,
या यौगिक को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अजैव पदार्थ अर्थात खनिज लवण से प्राप्त होने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से एक सामान्य परिभाषा अकार्बनिक का और कार्बनिक का आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जो हमें पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। और वे पदार्थ जो हमको जो है जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त न हो करके खनिज पदार्थ या अजैव पदार्थ से प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है आपका अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप कार्बनिक यौगिक को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब आगे हमको देखना है आगे क्या बोल रहा है। तो प्राचीन वैज्ञानिकों के मत अनुसार, प्राचीन जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार, उसके मत के अनुसार जैव पदार्थ एक विशेष प्रकार के बल के प्रभाव से निर्मित होते हैं। पुराने वैज्ञानिकों को कहना था कि जो भी जैव पदार्थ होते हैं, है ना, जो भी जैव पदार्थ होते हैं अर्थात पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त होने वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो एक विशेष प्रकार के बल द्वारा निर्मित होते हैं। उस पर कुछ विशेष प्रकार का दबाव पड़ता है, बल पड़ता है, तब जा कर के आपके क्या होते हैं, आपके जैव पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, वो कहाँ से बना है, किस प्रकार बना है, तो वो एक दबाव से बना है, एक बल के प्रभाव से ही क्या बना है, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। और ऐसा ही प्राचीन वैज्ञानिकों का कहना था कि जो भी हमारे क्या होते हैं जैव पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब किससे बने हैं हमारे, तो एक प्रभाव, एक दाब, एक बल के प्रभाव से बने हैं। इसलिए इन्होंने इस बल को क्या बल बोला, जैव बल कहा गया। मतलब कोयला भी बना है तो किससे बना है भाई, उसके दबाव से बना है, बल के दबाव से बना है, जो कि पृथ्वी के अंदर दब जाने से हुआ है। ठीक है, उनका मत था कि जंतुओं और वनस्पतियों में जैव बल के प्रभाव से ही क्या बनते हैं, आपके जैव प्रभाव बनते हैं, जैव पदार्थ बनते हैं। जैव पदार्थ के बनने का सिद्धांत भी खनिज यौगिकों के बनने के सिद्धांत से बिल्कुल क्या होता है, आपका भिन्न होता है। तो पुराने जो भी जो वैज्ञानिक थे उनका कहना था कि जो भी कार्बनिक यौगिक बनता है, जो भी जैव पदार्थ बनता है, वो कई दबाव के वजह से या बल के एक आकर्षण बल जो होता है या जो बल होता है, बल के प्रभाव से क्या होता है, बनता है। और कार्बनिक यौगिक का बनना और आपका अकार्बनिक यौगिक का बनना में दोनों में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। ये जो हमारा पुराने वैज्ञानिक था उनको ये विश्वास था कि जैव पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। उनका कहना ये था कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग जो है लैब में नहीं बना सकते हैं। जैव पदार्थ अर्थात कार्बनिक यौगिक ही ना, तो जैव पदार्थ को कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ऐसा किनका कहना था, हमारा पुराने वैज्ञानिक का कहना था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कब, सन 1828 में क्या हुआ, एक वल्लर नाम के क्या था, साइंटिस्ट था, जिन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया, हमारा यूरिया बना करके कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। और इसके साथ जो पुराने वैज्ञानिक का जो क्या था, हमारा जो एक धारणा था, उनको उन्होंने क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। और उसके बाद फिर कार्बनिक यौगिक को फिर लैब में जो है और तरह तरह के कार्बनिक यौगिक को लैब में बनाना स्टार्ट किया गया। तो इसके पश्चात जैसे ही लैब में क्या हुआ, आपका बोल सकते हैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को बनाया गया, तो उसके बाद तो फिर जो है वैज्ञानिकों को ये अब जो है एकदम कंफर्म हो गया कि हम भी क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक को लैब में बना सकते हैं। उसके बाद 1845 में कोल्बे ने प्रयोगशाला में यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपका जो है एसिटल्डिहाइड को बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं C6H12O6 के सहयोग से, है ना, यहाँ पर क्या बना दिया, एसिटिक अम्ल को बनाया। बर्थोलो ने 1856 में कार्बन और हाइड्रोजन के सहायता से मीथेन को बनाया। तत्पश्चात इसके बाद जो है फिर प्रयोगशाला में तरह तरह के कार्बनिक यौगिक को क्या करना, बनाना स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ परिचय है आपका कार्बनिक यौगिक से। तो मैं आपको बताया कार्बनिक यौगिक क्या है। सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो आप कई तरीक़े से परिभाषा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनको हम शुरू में भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि वह यौगिक जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वे यौगिक जो पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं,
होते हैं क्या कहलाते हैं हमारे भाई? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सिंपल सा है हमारा परिभाषा कि वे यौगिक जो हमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अथवा हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अथवा ये भी बोल सकते हैं, है ना, अथवा वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन बंध पाया जाता है, वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन बंध पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो आप कार्बनिक यौगिक को क्या कर सकते हैं, कई तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि वे पदार्थ जो हमें क्या करते हैं, पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अथवा ये बोल सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं और हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये अच्छा नहीं लगे तो बोल सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन बंध पाया जाता है क्या कहलाता है, आपका कार्बनिक यौगिक कहलाता है। अभी फ़िलहाल मैं उदाहरण लिख देता हूँ, लेकिन बाद में आपको जो है इसको पूरा डिटेल समझाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका क्या दिया है, हमारा मेथेन दिया है, इसका नाम क्या होता है, हमारा मेथेन। आपको बाद में समझ आएगा मेथेन क्या होता है। तो ये हमारा मेथेन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है ना। आगे है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि कार्बनिक रसायन क्या होता है भाई। तो वह रसायन जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बनिक रसायन की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं वह रसायन जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, अंतर्गत कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वह रसायन जिसके अंतर्गत जो है कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाते हैं, है ना, कार्बनिक रसायन कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो परिभाषा हमारा क्या है, बड़ा ही सरल है कि ऐसा रसायन जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। और ये रसायन यहाँ पर क्या किया गया है, आपका दिया गया है, थोड़ा सा लंबा दिया है, बट आप परिभाषा इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि बहुत से कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में संश्लेषण से यह सिद्ध हो गया है कि कार्बनिक यौगिक को संश्लेषण के लिए किसी जैव शक्ति की आवश्यकता नहीं होता है। आपको ये बोल दिया कि ये जो हमारा क्या था, जैसे पहले बर्जीलियस का या पुराने जो साइंटिस्ट था उनका कहना था कि जो कार्बनिक यौगिक होता है, इस कार्बनिक यौगिक को हम लोग जो है कहाँ पर नहीं बना सकते हैं भाई, कार्बनिक यौगिक को या इसी को जैव, है ना, यौगिक बोलते हैं, इसको हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ऐसा कहना था कि इसका हमारा पुराने जो साइंटिस्ट थे उनका, कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन हमारा वोल्हर नाम का जो क्या था, हमारा वोल्हर नाम का क्या था, जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अमोनियम जो साइनेट था, अमोनियम क्या था, जो साइनेट था, इस अमोनियम साइनेट से उन्होंने क्या बना दिया,
जो है यूरिया को जो है सबसे पहले जो है लैब में क्या किया, बना के बताया। और जैसे ही लैब में क्या बना, यूरिया बना, फिर उसके बाद तो फिर लैब में आपका जो है कार्बनिक यौगिक का जो है बनना स्टार्ट हो गया। और फिर धीरे धीरे जो है तरह तरह के कार्बनिक यौगिक को लैब में क्या किया गया, बनाया गया। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि लैब में कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए किसी प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से आप कार्बनिक रसायन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, यही दिया गया है। तो ये हो गया आपका कार्बनिक यौगिक क्या है और कार्बनिक रसायन क्या है। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इतना को बता सकते हैं। तो कम से कम दो चीज़ यहाँ से आपको पता होना चाहिए, एक आपका कार्बनिक यौगिक क्या है और दूसरा पता होना चाहिए कि आपका कार्बनिक रसायन क्या है, तीसरा पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे कार्बन की चतुस्संयोजकता, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में आपको जो है कार्बन के बारे में जानना बहुत क्या है, ज़रूरी है। तो हमारा जो टॉपिक है उसके बाद जो है वो है कार्बन की चतुस्संयोजकता। वैसे आप जानते हैं कार्बन जो होता है, कार्बन आपका पी ब्लॉक का तत्व है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कांसी, शिव, गणेश, संग, पार्वती। ये हम लोग किसमें पढ़े थे, हम लोग जो है इससे पहले जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग क्या किए थे, पढ़ाई किए थे, जिसमें हमारा कार्बन जो परिवार है, इस कार्बन परिवार का पहला जो तत्व है वो हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। और कार्बनिक यौगिक में कार्बन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। तो इसकी ही हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर हम कार्बन की संकेत की बात करें तो C होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, हमारा 6 होता है भाई। परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा 6 होता है। और परमाणु भार की बात करें तो कितना होता है, 12 होता है। ये सब चीज़ हम पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कार्बन के बारे में कि कार्बन का संकेत क्या होता है, आपको C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें सिंपल वाला तो 2 और कितना होता है, 4 आता है। और ये हमारा जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है ये संयोजी कोष का है। कौन सा कोष, संयोजी कोष। और संयोजी कोष किससे बोलते हैं भाई, हम लोग संयोजी कोष बोलते हैं किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है या अंतिम कक्षा जो होता है उसको संयोजी कोष कहते हैं। और वहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही जनरली क्या करता है, उनकी संयोजकता का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो कार्बन होता है उसके पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और उसका जो अंतिम कक्षक होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके या 4 इलेक्ट्रॉन दे करके अपना अष्टक क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर तत्व है ना जो है इसलिए क्रिया करता है क्योंकि वो किसके जैसा बन सके, हमारा 18वें समूह के जैसा बन सके। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे तत्व हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय तत्व, या हम इसको क्या बोलते हैं, शून्य समूह के क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो इनके जैसा बनने के लिए क्योंकि इनके जो अष्टक हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंप्लीट होते हैं, सबके अष्टक कंप्लीट होते हैं। सबके अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनके अंतिम एक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, केमिस्ट्री के अनुसार स्थायी होते हैं। तो इनके जैसा बनने के लिए ही क्या करते हैं, बाकी तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में हम देखें तो कार्बन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना वो क्या करता है, 8 को कंप्लीट करता है। इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होता है वो संयोजकता कितना होता है, हमारा ये संयोजकता होता है आपका 4। तो आपको विशेष रूप से क्या करना है, यहाँ पर जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक जो यौगिक है, उनमें आपको जो है कार्बन की संयोजकता जानना बहुत क्या है, जरूरी है। और इस स्थिति में हम यहाँ से बता सकते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, 4 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1s2, 2s2 और ये क्या होता है, हमारा 2p होता है। ये भी आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये 1s2, 2s2 और 2p कितना होता है, हमारा 2 होता है। तो आप देख रहे हैं दूसरा कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, हमारा 4 है। इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होती है, आपकी 4 होती है। तो कम से कम कार्बन के इस स्थिति में इतना आपको जानना जरूरी है। एक तो कार्बन का आपको संकेत जानना जरूरी है, दूसरा उसका परमाणु क्रमांक है ना, और साथ में उनकी संयोजकता तो जानना बहुत ही जरूरी है। और इनकी संयोजकता कितना होता है, हमारा 4 होता है। चतुस्संयोजकता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और संयोजकता को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि संयोजकता के बेसिस पर ही बहुत सारा हमारा क्या बनता है, यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें आड़ा तिरछा पद्धति का उपयोग
किया जाता है। तो ये हो गया आपका कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो इसमें चतुस्संयोजकता क्या होता है, पाया जाता है। तो ये अब में इतना आपको याद रखना है। आगे हमको दिया है कार्बन के यौगिक में संकरण। वैसे कार्बन के जो है हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं, 3 प्रकार के इसमें यौगिक हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग एल्केन, एक पढ़ते हैं एल्केन, आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे। एक पढ़ते हैं हम लोग जो है एल्कीन, एक क्या पढ़ते हैं हम लोग एल्कीन, और हम एक पढ़ते हैं क्या एल्काइन। तो मुख्यतः जो हम लोग 3 प्रकार के यौगिक इसमें पढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एक एल्किल भी होता है बट उसमें कोई क्रियात्मक समूह रहता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये 3 प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत यौगिक पढ़ते हैं। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है। देखो कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4। तो ये देखो इस प्रकार से रखते हैं 1 2 3 और ये 4। इसी प्रकार इस कार्बन का 1 2 3 और ये कितना होता है हमारा 4। तो इसमें दिख रहा है आपको कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, जैसे H H H और ये H H H। तो जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखता है वो हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। और सिंगल बॉन्ड वाले जो कार्बन होता है उसमें संकरण कैसा होता है आपका, sp3 संकरण क्या होता है, पाया जाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्कीन के अंतर्गत क्या आता है हमारा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है हमारा, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है इस प्रकार से। आपको कार्बन की संयोजकता इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है भाई। देखो इसमें कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 2 इधर 3 इधर 4। इसी प्रकार इसमें 1 2 इधर 3 और इधर 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 है। साथ में हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता आपको 1 दिख रहा है। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रहता है वो क्या कहलाता है आपका, इन कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। और इसके कार्बन पर हमेशा जो संकरण होता है वो कैसा होता है आपका, sp2 संकरण क्या होता है, पाया जाता है। अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस तरीक़ा से ये हो गया। इसमें देखो कार्बन की संयोजकता क्या है, बिल्कुल भाई मेंटेन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया कार्बन 1, इधर 1 है, 2 3 और ये 4। इसी पर 1 2 3 और 4 दोनों तरफ से करते हैं। और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पर जब एल्काइन होता है तो एल्काइन में हमेशा संकरण कैसा होता है आपका, sp संकरण होता है। तो आपको ये सब याद रखना है कि कार्बन कार्बन जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो कौन सा संकरण हमारा, sp3 संकरण, जो पढ़ चुके हो। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे तो हमारा वो संकरण होता है, वो sp2 संकरण होता है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसमें संकरण कैसा होता है आपका, sp3 संकरण क्या होता है आपका, पाया जाता है। और ये तीनों हम क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। अगर हम जो है हम मेथेन की बात करें, मेथेन जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, इस प्रकार से आपका क्या होता है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर हम मेथेन की बात करें तो मेथेन में केंद्रीय परमाणु कैसा होता है हमारा, केंद्रीय परमाणु होता है आपका कार्बन, है ना, केंद्रीय परमाणु कार्बन है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। संकरण में समान ऊर्जा की कक्षा ही भाग लेता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सामान्य अवस्था में क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सामान्य अवस्था में किसको पहले लिखेंगे, 2s को पहले लिखेंगे, फिर हम किसको लिखेंगे, 2p को। तो 1 2 ये हमारा 2p हो गया। यहाँ क्या लिखते हैं, 2px 2py और ये क्या लिखते हैं, 2pz लिखते हैं। चूँकि यहाँ पर कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है हमारा, 4 हाइड्रोजन क्या हुआ है हमारा, जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कार्बन के पास जगह बोलेंगे तो केवल 2 ही है, इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है उत्तेजित अवस्था करते हैं। कौन सा अवस्था, उत्तेजित अवस्था करते हैं। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है आपका, ये जो 2s होता है इससे एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के किस में चला जाता है हमारा, 2s का जो है आपका ये हो गया 2py। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर किस में चला जाता है, 2p में क्या हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार से कार्बन की 4 क्या हो जाता है हमारा, कक्षा खाली हो जाता है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है आपका जो है बाद में 4 हाइड्रोजन आता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आता है और जुड़ जाता है। और जुड़ करके फिर क्या करता है आपका, इस प्रकार से 2p का 3 कक्षक और 2s का आपका 1 कक्षक जो है, चारों कक्षा मिल करके क्या बनाता है आपका संकरण, sp3 संकरण का क्या करता है, निर्माण करता है। और आप जानते हैं कि इसमें जो है sp3 संकरण होता है उसमें टोटल कार्बन के कितने कक्षक भाग ले रहे हैं,
4 कक्षक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये हमारा 4 कक्षक हो गया। देखो ये 2s का 1 कक्षक और 2p का 3 कक्षक, तो 1 2 3 और ये कितना होता है हमारा 4 होता है। और सब के साथ क्या जुड़ा है हमारा, हाइड्रोजन क्या हुआ है हमारा, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। और जुड़े होने की वजह से सबको अगर हम क्या कर देते हैं, हाँ इस प्रकार से जोड़ देते हैं, तो आपका क्या बनता है, चतुष्फलकी आपका संरचना क्या होता है, निर्मित होता है। तो यहाँ पर कौन सा संरचना होगा हमारा, चतुष्फलकी संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और संकरण आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो कार्बन होता है उसमें संकरण कितना होता है आपका, sp2 संकरण पाया जाता है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ पर, तो 109.28 मिनट का क्या बनाता है हमारा, कोण का क्या करता है, निर्माण करता है, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, या देखा जा चुका है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं, बताया जा सकता है एच। तो यहाँ पर सिंगल बांध दिखता है, उसमें सब में कौन सा बंद होता है, सिग्मा बंद होता है। तो उसको ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको डैश और वेज लाइन से कहा जाता है। जैसे एच हो गया, इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसको, ये होता है हमारा डैश लाइन, है ना, फिर यहाँ एच हो जाता है, और एक हमारा क्या होता है आपका इस प्रकार से, है ना, वेज लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो डैश और वेज इस तरीक़ा से भी क्या किया जा सकता है, आपका कार्बन में मीथेन को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसको इस प्रकार से एक हमारा क्या होता है आपका आणविक मॉडल के आधार पर भी इस प्रकार से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिनको आपका जो है जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर बनाया जाता है ना। यहाँ पर मीथेन का आणविक मॉडल बनाते हैं, जिसमें हम लोग 5 बॉल लेते हैं, बीच में कार्बन, फिर उसमें एक डंडी से क्या करते हैं, इस प्रकार से जोड़ करके एक मॉडल भी तैयार करते हैं। तो इस तरीक़ा से आप एल्केन की संरचना क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, और पहले भी आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सेम टू सेम अगर हम एल्कीन की बात करें, तो एल्कीन में भी क्या होता है हमारा, 2 कार्बन है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमारा एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में भी आप कर सकते हैं, बट एल्कीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 कार्बन लेना जरूरी रहता है, क्योंकि एल्कीन का पहला सदस्य हमारा जो है 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो H और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, ये आप पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। C2H4 लिखे थे, क्या लिखे थे, C2H4, जिसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन या एथीन, क्योंकि इसमें कार्बन है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 2 होता है। फिर पहले जैसा अगर हम सामान्य अवस्था में लिखें, तो यहाँ पर कितना होगा हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उत्तेजित हो जाएगा तो किस में चला जाएगा, नेक्स्ट कक्षा में। तो हम दोनों एक साथ कर दे रहे हैं, ये हो गया 2p, ये हो गया 2s, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला गया है हमारा, 2p में चला गया है, ये 2py और ये 2pz हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है 2 बार ना लिख करके 1 बार में उत्तेजित कर दिए, ये 1 कार्बन का हो गया। उसी प्रकार एक और कार्बन का सेम टू हम सेम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक इसमें, और ये हमारा क्या होता है हमारा 1 और 2, तो 1 2 और ये 3, ये होता है हमारा 2px 2py और ये क्या होता है 2pz। तो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन में देखो आपका कितना कितना हमारा 4 कक्षा खाली है। अब कितना हाइड्रोजन है टोटल उसके पास, 4। तो इनमें क्या होता है हमारा, 1 हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर आके क्या हो जाता है, आपका इस प्रकार से जुड़ जाता है, 1 हाइड्रोजन आपका इसमें जाके जुड़ जाता है, 1 हाइड्रोजन आपका इसमें जाके जुड़ जाता है, और 1 हाइड्रोजन आपका इसमें जाके जुड़ जाता है। तो सामने वाला जितना भी कक्षा भाग लेता है वहाँ से लेकर के उसको काउंट करते हैं। तो देखो P का कितना कक्षक भाग ले रहा है हमारा, 2 कक्षक, तो P2 हो गया। और S का कितना भाग ले रहा है, 1, तो इसलिए हम लोग संकरण इसको क्या बोलते हैं, sp2 संकरण कहते हैं। अब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा, तो देखो 2 कार्बन है और उनका जो है लगभग जो है 4 कक्षक भाग ले रहा है। बेशक 2pz जो है आपका वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है संकरण में, बट है तो भाई वहाँ पर 2pz तो है, तो वो आपस में क्या करता है, पाई बंद का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाता है कार्बन, इस तरफ से हमारा 4 कक्षा लिखते हैं, इस प्रकार से 4 कक्षा, और ऐसा करके। तो देखो एक कार्बन के आपको 4 कक्षा क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हो गया कार्बन, इधर 1 कर दिया और एक इधर, 1 कक्षा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर हम देखें तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ से 1 और यहाँ से 1, ये हो गया, और यहाँ से इस प्रकार से। तो टोटल कितना, 1 2 3, और ये पूरा ये जो है ऊपर से नीचे एक उसको जो है अकेला मानते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 4। सेम इस तरफ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, और एक हम पूरा पूरा ले लेते हैं, तो पूरा पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग इस प्रकार से 4।
तो इस प्रकार से इस कार्बन का 4 है, इस कार्बन का 4 है। अब इसमें से क्या होता है, 2 के साथ क्या जुड़ा है हमारा हाइड्रोजन, क्या होता है इस प्रकार से क्या होता है जुड़ा रहता है। ये कौन है हमारा, ये हो गया 2px हो गया, ये 2p क्या हो गया y हो गया। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2px और ये क्या होता है 2py। अब हमारा देखो ये इसका 2s बचा है एक कार्बन का, और एक और दूसरा कार्बन का 2s बचा है। तो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। तो इस प्रकार से देखो इसका 2s और इसका 2s क्या कर लेता है, यहाँ पर बंद बना लेता है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 2pz डला है, यहाँ पर होता है समाक्षादि व्यापन। यहाँ पर क्या होता है, समाक्षादि व्यापन होता है। दोनों हमारा जो क्या होता है, हमारा कार्बन का जो क्या होता है एस कक्षक होता है, और दोनों कार्बन का जो क्या होता है हमारी इस प्रकार से पीजेड कक्षक होता है, उनमें भी अधिव्यापन होता है। बट यहाँ पर जो अधिव्यापन होता है वो कैसा होता है, हमारा पार्श्व अधिव्यापन होता है, ठीक है। और जहाँ पर पार्श्व अधिव्यापन होता है वहाँ पर बनने वाला जो बंध होता है वो बंध कैसा होता है हमारा आपका, वो जो है आपका पाई बंध होता है। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, एक जो है पाई बंध बनता है और एक सिग्मा बंध। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या होता है CH, यहाँ पर H, यहाँ पर H डबल वन CH। तो यहाँ पर आपका कितना सिग्मा कितना पाई कभी कभी पूछ देता है जो पढ़ चुके हो। तो आप जानते हो जहाँ सिंगल वन होता है सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, ये सिग्मा और एक क्या होता है पाई। मतलब टोटल इसमें क्या होता है हमारा 5 क्या होता है सिग्मा होता है, और एक क्या होता है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है पाया जाता है। तो इस तरीक़े से हम किसको बता सकते हैं, हम लोग जो है एल्किन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, एल्किन को बताया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं एल्काइन की बात करते हैं, किसकी बात करें, एल्काइन की। तो एल्काइन में क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच, ठीक है। इसको C2 हम H2 के रूप में लिखते हैं, या इसी को हम लोग जो है 1 2 3 कार्बन की संयोजकता कितना हो गया 4 हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, कार्बन के फिर परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 6। तो 1s2 2s2 2p कितना होता है हमारा 2। तो ये दोनों को लेंगे कौन सा अवस्था में, सामान्य अवस्था में देखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2s था बट एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, उत्तेजित होकर के 2p में क्या हो गया चला गया। तो 2 पहले से था एक और आ गया, इसको बोलेंगे 2px, इसको बोलेंगे 2py एंड इसको बोलेंगे 2pz। ये एक कार्बन का हो गया। सेम हमारा क्या होगा दूसरा कार्बन का भी होगा भाई, सेम टू सेम क्या होगा हमारा दूसरा कार्बन का भी, क्योंकि वहाँ पर कार्बन की संख्या कितना बार है हमारा 2 बार है ना। तो एक और कार्बन अगर लेंगे तो उसका भी कितना हो जाएगा सेम टू सेम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें 2s का, ये भी 2s का, और 3 इलेक्ट्रॉन किस में होगा हमारा p का। तो जैसे पहले हमारा वाला था उसमें भी इसी प्रकार का होता है। अब इसके साथ जो है आपका देखो कितना हाइड्रोजन है हमारा, दोनों के पास टोटल 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आ जाता है। तो ये p का कितना कक्षक भाग ले रहा है हमारा 1, और सामने वाला को नहीं छोड़ते हैं तो ये s। तो संकरण कैसा होता है आपका sp संकरण होता है। अब देखो इसके पास 3 ठो अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 3 अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है एक दूसरे के साथ क्या कर लेता है आपका अतिव्यापन कर लेता है। जैसे ये दोनों आपका क्या करेगा समाक्ष अधिव्यापन कर लेगा, ये कैसा करेगा समाक्ष अधिव्यापन। इसी प्रकार आपका 2py और इसका 2py ये दोनों, और इसका 2pz और इसका 2pz कौन सा अधिव्यापन करेगा आपका पार्श्व अधिव्यापन करता है। और पार्श्व अधिव्यापन में हमेशा बनने वाला बंध कैसा होता है आपका पाई बंध होता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या लेते हैं कार्बन। अब इस कार्बन के साथ आप क्या करेंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी प्रकार एक और कार्बन हम देखेंगे तो एक इधर और एक क्या होता है हमारा इधर। तो यहाँ पर 2 कार्बन है जिसमें से एक के साथ क्या जुड़ा है हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ है हमारा जुड़ा हुआ है। तो एक के साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं हाइड्रोजन जोड़ते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्या होता है हमारा इसका 2s और इसका 2s यहाँ पर क्या कर रहा है अधिव्यापन कर रहा है। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा जो इस तरफ हाइड्रोजन जुड़ रहेगा क्या होता है 2px होता है, और ये भी क्या होता है हमारा 2p क्या होता है x होता है। अब बचा क्या है 2py 2pz। तो यहाँ से हम लोग 1 और 1 2, ठीक है। सेम हम लोग 1 और 1 हम 2, एक हमारा हो गया। इसी प्रकार से 1 और 1 2, इसी प्रकार से 1 और 1 क्या होता है हमारा 2। ये दोनों क्या है हमारे 2py है और 2p क्या है हमारे z को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आपका क्या होता है हमारा 2py
और इसका 2p क्या होता है जेड, इसी प्रकार 2py और इसका क्या होता है हमारा 2pz मिल करके कितना पाई हमारा 2 पाई, क्योंकि पूरा पूरा है तो 2 पाई निर्मित करता है और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। अब सबका अगर हम संरचना देखें तो इसमें चतुष्फल की दिख रहा था, इसमें आपका कौन सा संरचना होगा, क्योंकि पाई बंद कभी भी क्या करता है हमारा बंद बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है भाई, तो ये बंद बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमारा संरचना कैसे बनेगा। ठीक है, हमारा संरचना कैसे बनेगा उसको हमको क्या करना है, देखना है कि किस प्रकार से इसमें संरचना क्या होगा आपका निर्मित होगा। तो यहाँ पर देखो ये पाई बंद वाला नहीं भाग लेगा, तो इसका संरचना कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ संरचना कैसा बनेगा, त्रिकोणी बनेगा। क्या बनेगा, त्रिकोणी संरचना बनेगा, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 अंश का होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा, सीधा पार्टिसिपेट करेगा। मतलब यहाँ पर जो कार्बन की संरचना होगा कैसा होगा, रेखी होगा। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 होगा। तो ये सारे चीज़ हम क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ये याद रखना, पाई बंद कभी भी बंद कोण बनाने में भाग नहीं लेता। तो ये दोनों पाई बंद नहीं है तो समझो सीधा बचा सिग्मा बंद वाला ही, इसलिए उसका जो है संरचना रेखी होता है। इसमें देखेंगे तो ये दोनों अगर नहीं लेता है तो ये त्रिकोणी संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आप कार्बन के यौगिक में संकरण और कार्बन के यौगिक की संरचना क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसको हम पहले भी क्या किए हैं, पढ़ाई किए हैं। ठीक है, तो ये इतना में आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, संरचना। अब हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्गीकरण। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बनिक यौगिक को जो है हम लोग जो है कई भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ा जो है देखते जाते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के फिलहाल तो 2 प्रकार है हमारा, एक होता है अचक्री, एक पहला क्या होता है हमारा अचक्री, हमारा क्या होता है, हमारा कार्बनिक यौगिक होता है, जिसे विवृत भी कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, ये हम लोग जो है पहला हो गया हमारा अकार्बनिक चक्रीय यौगिक, और एक होता है अचक्री कार्बनिक यौगिक, और एक होता है हमारा चक्रीय कार्बनिक यौगिक। चक्रीय कार्बनिक क्या होता है हमारा, यौगिक होता है। तो 2 प्रकार से इसका क्या होता है, प्रकार यहाँ पर बताया गया है। एक होता है हमारा अचक्री कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है हमारा चक्रीय कार्बनिक यौगिक। अब यहाँ पर जो चक्रीय कार्बनिक यौगिक होता है उसको हम 2 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। एक होता है हमारा एलिसाइक्लिक और एक होता है हमारा एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक को हम लोग 2 भागों में क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक क्या होता है आपका एरोमेटिक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, या इसको बोलेंगे समचक्री और विषम चक्री। तो इसके 2 भाग होगा। ठीक है, पहला समचक्री, समचक्री है ना यौगिक, ये हो गया आपका समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। और दूसरा होता है हमारा विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्री क्या देखेंगे हम लोग, यौगिक। तो कितने यौगिक हो गए हमारा, 2 यौगिक इसके प्रकार। अब समचक्रीय यौगिक के क्या होते हैं, 2 प्रकार होता है हमारा। एक होता है हमारा एलिसाइक्लिक, यहाँ पर क्या होता है हमारा एलिसाइक्लिक, साइक्लिक होता है हमारा एलिसाइक्लिक, और इसी में होता है हमारा एरोमेटिक, यहीं पर क्या होता है हमारा एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, विषम जो चक्री होता है उसका भी 2 भाग होता है। उसमें भी क्या होता है हमारा, एक एलिसाइक्लिक होता है, एलिसाइक्लिक होता है भाई, और इसमें भी क्या होता है हमारा एरोमेटिक होता है। तो इसके भी कितने प्रकार हो गए हमारे, 2 प्रकार हो गए, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। यहाँ पर हमारा क्या होता है, एरोमेटिक के 2 भाग होता है। एक होता है बेंजीनाइट, बेंजीनाइट होता है, और एक होता है नॉन बेंजीनाइट, नॉन बेंजीनाइट, बेंजीनाइट। ठीक है, तो ये 2 प्रकार इसका हो गया। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक को हम लोग इतने भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है। तो कार्बनिक यौगिक के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं भाई, 2 प्रकार दिए हैं, एक अचक्री जिसे हम विवृत श्रृंखला वाले बोलते हैं, और एक होता है हमारा चक्री जिसको संवृत श्रृंखला बोलते हैं, है ना। इसके 2 प्रकार समचक्री
और विषम चक्री, सबको हम लोग 1 बाई 1 करके बढ़ते जाएंगे भाई, है ना। सम चक्री के 2 प्रकार, एलिसाइक्लिक बोलते हैं और एक एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक के 2 प्रकार, बेंजीनाइट और नॉन बेंजीनाइट। उसी प्रकार विषम चक्री के 2 प्रकार, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जिनको हमको 1 बाई 1 करके क्या करते जाना है, हमको सबको पढ़ाई करते जाना है। इनमें से हम किसको पढ़ चुके हैं, कार्बनिक यौगिक को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये संरचना के आधार पर इतने प्रकार से क्या किया जाता है, इनके प्रकारों को बांटा जाता है। ठीक, पहला है हमारा अचक्री, है ना, या इसी को बोलते हैं हम लोग विपरीत श्रृंखला यौगिक। क्या बोलते हैं इसको, अचक्री, पहला जो नंबर का, या इसी को बोलते हैं विपरीत श्रृंखला यौगिक। क्या होता है, तो इस प्रकार के जो यौगिक होता है, उस यौगिक में आपका जो कार्बन परमाणु होता है वो आपका एक सीधी श्रृंखला में क्या होता है, आपका जुड़ा रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं, या शाखा के रूप में जुड़ा रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अचक्रीय, है ना, यौगिक कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार के यौगिक में, इस प्रकार के यौगिक में कार्बन परमाणु, है ना, एक श्रृंखला के रूप में अथवा, है ना, शाखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, अचक्रीय, है ना, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि जो अचक्रीय यौगिक होता है, उस अचक्रीय यौगिक में जो कार्बन परमाणु होता है वो एक श्रृंखला के रूप में अथवा शाखा के रूप में जब क्या होता है, आपका व्यवस्थित रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, तो उदाहरण के लिए हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये होता है आपका CH3, है ना। आपको अभी थोड़ा सा ही लगेगा, जब वो क्लियर होगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले क्या देखते हैं, CH3, फिर क्या देखते हैं, CH2, फिर देखते हैं CH2, और हम देखते हैं CH2, और एक हमने कर दिया CH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीधी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब एक कार्बन की संयोजकता कितना होता है हमारा, 4 होता है। तो इस तरीक़ा से आप कर दिए, और सब जगह क्या कर दिए, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन परमाणु किस स्थिति में मिल रहा है भाई हमारा, ये हमको मिल रहा है किस रूप में, आपका एक चक्र के रूप में ना मिल करके एक श्रृंखला के रूप में मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अचक्रीय यौगिक कहते हैं। या तो आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो H H H H H और H, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो जुड़ा हुआ है हमारा, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर और H यहाँ पर। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका अचक्रीय हमारा क्या होता है, हमारा कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें हमारा क्या होता है, कार्बन जो परमाणु होता है वो इस प्रकार से क्या होता है, एक श्रृंखला के रूप में क्या होता है हमारा जुड़ा होता है, या तो आपका शाखा के रूप में क्या होता है, आपका जुड़ा रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो है उसको जो है हम लोग जो है अचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ये हो गया, ठीक। दूसरा हमारा होता है संवृत श्रृंखला, है ना, यौगिक या चक्रीय यौगिक। तो जब हमारा क्या होता है, जो कार्बन परमाणु होता है, वो कार्बन परमाणु एक चक्र के रूप में जब क्या होता है, व्यवस्थित रहता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि जब कार्बन परमाणु है ना, अन्य कार्बन परमाणु
कार्बन परमाणु से है ना एक चक्र के रूप में, एक चक्र के रूप में क्या रहता है हमारा, जुड़ा रहता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रीय वलय यौगिक कहते हैं। चक्रीय वलय यौगिक है ना कहते हैं, चक्रीय वलय यौगिक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं कि जब कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से एक चक्र के रूप में क्या हो, जुड़ा हो, तो इसको हम लोग चक्रीय वलय यौगिक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, यहाँ से कार्बन हो गया, यहाँ से कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो इस तरीक़ा से अगर ये चक्र के रूप में क्या हो, जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं, चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप कार्बनिक यौगिक के हमारे दो प्रकार थे, उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक अचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें हमारा क्या होता है, कार्बन परमाणु जो होता है, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक श्रृंखला के रूप में जैसा दिख रहा है और या तो शाखा के रूप में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। और अगर इस प्रकार से अगर रिम के रूप में हो, चक्र के रूप में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संवृत कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा कार्बनिक यौगिक का क्या हो गया, हमारा वर्गीकरण के दो प्रकार। लेकिन हम अन्य प्रकार को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और बाद में और कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ कार्बनिक यौगिक का जो नाम है, आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ से पहले उसी के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे का प्रकार देखेंगे। तो कार्बनिक यौगिक का क्या देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग नामकरण लिखते हैं। ठीक है। नामकरण आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर कुछ नाम पहले से हम क्या करते हैं, जान लेते हैं, है ना। कार्बनिक यौगिक के नामकरण में आपका कार्बन का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। किसका नाम जानना, कार्बन का नाम जानना जरूरी है। कार्बन का नाम आपको पता होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक के नामकरण में आपको कार्बन का नाम क्या होना चाहिए, पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ में कुछ फार्मूला होता है, वो भी जानना है। ठीक है। तो कार्बन का हमको क्या देखना है, थोड़ा सा नाम देखना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्या पढ़ते हैं, जो हिंदी में जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो 1 2 पढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको एक बोलते हैं, बट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कार्बन का क्या है, नाम दिया गया है। उन कार्बन के नाम को आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं उसको, मेथ। 2 जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एथ। 3 कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। 4 जो कार्बन होता है, 4 कार्बन जहाँ दिखेगा उसको बोलते हैं हम लोग ब्यूट। 5 कार्बन जिसको दिखता है वहाँ पर इसको बोलते हैं पेंट, है ना। उसके बाद 6 कार्बन जहाँ पर होगा आप बोलेंगे हेक्स। ठीक है। खाली अभी कार्बन का नाम है ना। 7 कार्बन दिखेगा उसको बोलेंगे हम लोग हेप्ट। 8 कार्बन जहाँ दिखेगा आप बोलेंगे आक्ट। 9 को बोलेंगे आप नॉन, और 10 को बोलेंगे आप क्या करेंगे, डेक। इतना आपको पता होना चाहिए। 11 को हम लोग बोल सकते हैं अनडेक, है ना। 12 को आप बोल सकते हैं डोडेक। तो ये हमारे कार्बन के कुछ क्या है, हमारे नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक कार्बन आए तो आपको पहले क्या बोलना है, मेथ पता होना चाहिए। तो इतना आपको पहले पता होना जरूरी है कार्बनिक यौगिक के नामकरण में। एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को क्या बोलते हैं अनडेक, और 12 को क्या बोलते हैं हम लोग जो है डोडेक कहते हैं। ये आपको पता होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। ये कार्बन का नाम आपको कहीं भी इस प्रकार से दिखे मान लो, तो आपको कम से कम कार्बन का नाम तो पता होना चाहिए कि हाँ एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। बाकी ये हम क्या करेंगे, आगे हम लोग जो है समीकरण से आपको बताते चलेंगे। ठीक है। तो कार्बन का नाम पता होना बहुत क्या है, हमारा ज़रूरी है। अब यहाँ पर कार्बन का नाम आपको पता चल गया कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं। अब जो है इस कार्बन के नाम के आधार पर अब यौगिक का क्या करेंगे हम लोग,
नामकरण करेंगे, है ना। तो कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे करते हैं हम देखते हैं। कार्बनिक यौगिक का यहाँ पर कुछ नाम है, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कार्बनिक यौगिक को जैसे आपको 3 भागों में बांटा गया था। एक था हमारा एल्केन, ये हमारा क्या था, एल्केन, ये फर्स्ट था, ठीक है। एक हमारा होता है हमारा एल्किन, एल्क इन, है ना, एल्किन। और एक होता है हमारा एल्काइन, एल्क हो गया, और ये हो गया हमारा एल्काइन। तो इसको 3 भागों में हम क्या करते हैं, बांट करके पढ़ाई करते हैं। अब देखते रहना, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्केन, ये हो गया हमारा एल्किन, ये क्या होता है हमारा एल्काइन। इसमें जो आइन होता है ये हमारा सफिक्स है। क्या है हमारा सफिक्स, मतलब जिसको बाद में जोड़ा जाता है। इसमें का इन क्या है हमारा सफिक्स है ना। और इसमें का एन क्या है हमारा सफिक्स है। सफिक्स मतलब जिसको बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सफिक्स है। तो एल्केन में एन वाला सफिक्स है हमारा, एल्केन में क्या है हमारा एन सफिक्स है, जिसको बाद में जोड़ेंगे, है ना। तो एन क्या है हमारा सफिक्स है भाई। कौन सफिक्स है इसमें, एन सफिक्स है। इसमें एन और इसमें आइन। बाकी एल का देख रहे हो सब में क्या है, सेम टू सेम है। इसमें भी एल का है, इसमें भी एल का है, इसमें भी एल की है। ये सब एल के जगह हमको क्या लिखना है, कार्बन के नाम को लिखना है। किसका नाम को लिखना है, कार्बन के नाम को आपको डालना है। तो एल का मतलब कार्बन का नाम, अभी नहीं है तो आपको नहीं दिख रहा है। एल का मतलब होता है कार्बन का नाम। अब इनके अपने फार्मूला होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर एल्केन की फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ये हमारा एल्केन का फार्मूला है हमारा। किसका फार्मूला है, एल्केन का। एल्किन की फार्मूला मैं बोलूँगा तो CnH2n प्लस क्या होता है हमारा 2 होता है। ये हमारा 2 हो गया। और एल्काइन की फार्मूला की मैं बात करूँ, है ना, ये हमारा क्या है फार्मूला है। तो ये होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, तीनों का फार्मूला यहाँ से आपका क्या हो गया, निकल के आ गया। किसका किसका, एल्केन का, एल्किन का, एल्काइन का। यहाँ पर एन का नाम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से, और यहाँ पर दोनों एन की जगह सेम मान रखा जाता है। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से, और यहाँ पर एन का मान 1 से स्टार्ट होता है ना। बट यहाँ से आप 1 नहीं रखेंगे, यहाँ से आप 2 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका n बराबर कितना रखेंगे, 2 3 4 5 इधर, और इधर भी आप क्या रखेंगे, आप जो है यहाँ भी रखेंगे n बराबर क्या रखेंगे आपका 1 2 3 4 5 इधर रखते जाएंगे, ठीक है। तो 2 5 रखेंगे यहाँ से 2, और ये हो गया हमारा 3 4 5। तो सब में जो है n का मान आपको पता चल गया, और दोनों जगह जो मान रखना है उसको सेम ही रखना है, ठीक है। तो चलिए तीनों का सूत्र हो गया। अब सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ यौगिक का क्या करते हैं, यहाँ से निर्माण क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर n बराबर क्या हो गया 2 3 4। तो पहले हम लोग किसके पास चलते हैं, एल्केन के पास। किसके पास, एल्केन के पास। थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे आप। ये हो गया हमारा एल्क, और ये हो गया हमारा एन। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, अभी हम जस्ट देखे हैं। एल्केन में सफिक्स क्या होता है हमारा, एन होता है, जिसको बाद में लगाते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है हमारा, ये हमारा प्रीफिक्स है हमारा, और प्रीफिक्स क्या है हमारा एल्क है। और एल्क की जगह हम क्या लिखते हैं, सब कार्बन की नाम लिखते हैं। चलिए सूत्र में मान रखते हैं हम लोग CnH2n प्लस क्या होता है 2। अब हम कार्बन 1 रखते हैं, कार्बन की जगह कितना रखते हैं 1। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका C1, फिर कितना लिखेंगे H2 है, यहाँ पर फिर कितना करेंगे 1, फिर प्लस में कितना है हमारा 2 है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, सब जो है यहाँ पर फार्मूला के अनुसार लिखेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा C। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 1 कम 2, और 2 और 2 कितना हो जाता है हमारा 4 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब देख रहे हैं कि इस फार्मूला में आपको सफिक्स क्या लगाना है, एन लगाना है। तो सफिक्स क्या लगाए, एन। कितना कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन। तो प्रीफिक्स में कितना कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। तो नाम क्या हो जाता है आपका, इसका नाम मेथेन। तो इस तरीक़ा से CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथेन कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम दूसरा लिखते हैं। अब कार्बन की जगह कितना रख लगते हैं, 2 लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितना करते हैं हम लोग, 2 करते हैं, इंटू 2 करेंगे, और +2 तो सदसूत्र में है। तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका भाई, ठीक है। आप इसको देखते रहना,
किस प्रकार से होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका C 2 कर दिए, और यहाँ पर 2 पहले से है देखो सूत्र में, इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 रख रहे हैं, +2। तो ओवरऑल क्या बनेगा हमारा C, और ये हो गया 2। अब हाइड्रोजन कितना होगा भाई, 2 दूने 4, 2 6। अब देखो इस सूत्र में जो है N लगा रहे हैं, तो सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पर आप, N लगाएंगे। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, उधर देखो एथ बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाता है आपका एथेन। तो यदि आप क्या करते हैं, एल्केन बनाते हैं, और एल्केन बनाने के पश्चात अगर आप इस सूत्र में मान रखते हैं तो हमेशा सफिक्स से पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जितना कार्बन होता है उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखते जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको एथेन बोलते हैं, इसको एथेन। अच्छा और बढ़ाओ, C3, उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू, हाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2। तो कितना बनेगा इसका, C3 और ये H, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। क्या सफिक्स लगाएंगे यहाँ, N। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपेन। चलिए और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हुए क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं कैसा है, किस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 2 3 हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, अगर 4 कर दें यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, यहाँ पर 4 और +2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा C4। 4 दूनी 8 और 8 और 2 10। सफिक्स से क्या लगाएंगे, N। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाता है हमारा ब्यूटेन। तो ये हमारा ब्यूटेन हो गया। और अगर हम करेंगे तो C5 हो गया, तो यहाँ पर 5 और 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा C5, ये हो जाता है 5 दूनी 10 और 2 12। सफिक्स से क्या लगाएंगे, N, और कितने कार्बन है हमारे, 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेन, तो नाम क्या हो जाता है आपका पेंटेन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इस सूत्र में मान रख के क्या कर सकते हैं, आप जो है एल्केन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, हमारा इस सूत्र को याद रखें, CnH2n+2 होता है। 1 कार्बन रखते हैं, उसको पहले 2 से गुणा करते हैं, और 2 क्या करते हैं हम लोग, जोड़ दे रहे हैं। तो ये इस सूत्र में हम क्या कर रहे हैं, हम जितना कार्बन ले रहे हैं उस कार्बन को पहले 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 जोड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मान क्या हो जा रहा है आपका, निकल जा रहा है। तो आप जहाँ पर क्या करेंगे, जितना कार्बन लेंगे उस कार्बन को 2 से गुणा करके अगर क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो वहाँ सफिक्स हमेशा क्या लगाएंगे, N लगाएंगे, और जितना कार्बन रहेगा उसको प्रीफिक्स के रूप में क्या कर देंगे, आप लिख देंगे। जैसे मेरे को अगर बोल दिए, अगर यहाँ पर हम लोग बोल दिए C8, क्या लिख दिए C8, तो C8 हो गया, तो आप पहले 8 को कितना से गुणा करेंगे, 2 से, तो 8 दूनी 16, कितना जोड़ेंगे, 2, तो 16 और 2 कितना हो गया हमारा 18। तो आप जितना कार्बन लेंगे उसको पहले 2 से गुणा करके अगर क्या करते हैं, 2 जोड़ देंगे, तो उसमें हाइड्रोजन का मान आ जाएगा। तो उस स्थिति में जहाँ 2 जोड़ेंगे ना, तो आप सफिक्स से क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। और 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, उसको आप प्रीफिक्स के रूप में क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्टेन। तो आपको अगर फार्मूला यूज नहीं करना है तो आप क्या करें, जितना कार्बन लेना है उसको 2 कार्बन, जितना कार्बन लेना है उसको 2 से गुणा करके अगर आप क्या कर देते हैं, वहाँ पर 2 जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पर सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, जो है N लगाते हैं, और जितना कार्बन है उसको प्रीफिक्स के रूप में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 9 ले लूँ, तो 9 हो गया। अब H ऐसे लिख के छोड़ देना। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 जोड़ दो, तो 18 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 20। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, N, और 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, तो नाम क्या हो जाता है आपका नोनेन हो जाता है। तो N क्या हो गया, सफिक्स हो गया, नॉन क्या हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर फार्मूला का उपयोग नहीं करना है तो आप क्या करें, जितना कार्बन है उस कार्बन का नाम आपको पता होना चाहिए, जितना कार्बन लें, है ना, उतना कार्बन को हाइड्रोजन के, है ना, 2 से गुणा करें, या ये बोल सकते हैं जितना कार्बन लें उसको 2 से गुणा करें और 2 अगर जोड़ दें, है ना, तो हाइड्रोजन का मान आता है। और जहाँ पर आप ऐसा करते हैं तो सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, जो है N लगाते हैं, और प्रीफिक्स के रूप में जितना कार्बन रहता है उस कार्बन को सामने हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्टेन को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, नोनेन को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो बताना है आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका C, हम लोग कितना कर दिए 8, और ये 2
और ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ पर भी 8 हो गया, 8 हो गया हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 ये, तो कितना हो जाएगा C8, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया हमारा 18। तो ये हमारा क्या होता है n लगाएंगे भाई, 2 जोड़ा मतलब n लगाना है, और 8 को क्या बोलते हैं ऑक्ट, तो क्या हो जाता है ऑक्टेन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं एल्केन का सूत्र क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और भी तरीक़ा से लिख सकते हैं। जैसे मेथेन को हम क्या करते हैं संयोजकता के आधार पर लिखेंगे अगर, तो संयोजकता कितना होता है मेथेन का, हमारा कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4। तो पहले ऐसे कर देना, कितना हाइड्रोजन है हमारा 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं मेथेन को ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, मेथेन को लिखा जा सकता है। ये संरचना सूत्र कहलाता है, ये अणु सूत्र कहलाता है। ये हमारा कौन सा सूत्र है भाई, हमारा अणु सूत्र होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं संरचना सूत्र बोलते हैं, क्योंकि संरचना जो सूत्र होता है उसको किसके आधार पर लिखा जाता है वैलेंसी के आधार पर। यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, तो 1 और 1 2, एक कार्बन की संयोजकता कितना होता है 4, तो ये ऐसे 4 लिख देना, और फिर उसके बाद H H H H और H और H। ये हमारा देखो एथेन को इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। अगर हम प्रोपेन में जाएंगे तो कितना है 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा 3 दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो प्रोपेन को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। सेम आप क्या कर सकते हैं ब्यूटेन को भी क्या कर सकते हैं भाई, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ब्यूटेन को भी आप क्या कर सकते हैं आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ब्यूटेन को भी कैसा लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग इसको हम ब्यूटेन के लिखेंगे तो कितना है हमारा 4 है हमारा, तो रुको इसको हम इधर करते हैं कैसे लिख सकते हैं उसको जो है, तो ये हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ से मैं बोलते हैं। तो 4 कार्बन है तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 हो गया। अब चारों की संयोजकता इस प्रकार से पहले क्या कर दो जमा दो और सबको हाइड्रोजन दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखो यहाँ पर 10 दिख रहा है, तो हम ब्यूटेन को इस तरीक़ा से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। उसके अलावा पेंटेन की बात करें तो 1 2 3 4 5, अब सब के संयोजकता पहले पूरा करो, तो इस तरीक़े से हमने क्या किया पूरा कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से पेंटेन को ऐसा भी क्या किया जा सकता है लिखा जा सकता है। किसको लिख सकते हैं भाई हम लोग पेंटेन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो सूत्र होता है हमारा ये अणु सूत्र है यहाँ पर का, और ये हमारे क्या है संरचना सूत्र हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके अलावा इसको और भी हम तरीक़ा से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे इसको हम लोग लिखते हैं तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ये होता है CH3। यहाँ से हम इसी को और एक तीसरा रूप से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तीसरे तरीक़ा से बता सकते हैं। कैसा भाई CH3 और CH3। देखो इसी को 3 तरीक़ा से लिख दिए, C2H6 है, इसी को देखो C2H6 है। अब यहाँ को ऐसे भी लिख सकते हैं C इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है 3, तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है C इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है 3, तो CH3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखें इसको तो कैसे लिखेंगे हम लोग CH3, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया हमारा CH3 हो गया, ओके CH3 हो गया। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पर CH2 बचा, तो CH2 और यहाँ लास्ट क्या है CH3। तो हम प्रोपेन को ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इसको भी हम करेंगे तो कैसा लिख सकते हैं भाई, ये देखो CH3 1 2 3 CH3, फिर क्या लिखेंगे CH2 फिर क्या लिखेंगे CH2 और लास्ट क्या होता है हमारा CH3। तो इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको भी बोलेंगे तो क्या होगा CH3 यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर क्या है CH2 और आगे लिख सकते हैं CH3। तो इसके कई तरीका है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आप एल्केन को 3 तरीक़ा से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन करता है कोई भी एल्केन पूछता है, जैसे मान लो आपको पूछ दे हेप्टेन क्या है,
हेप्टेन क्या है। तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट कहते हैं। ठीक है, हेप्ट कहा जाता है, हेप्ट हो गया। उसके बाद क्या लिख दो आप, H। अब 7 को कितना से गुणा करना है, 2 से, तो 7 दूनी 14। कितना जोड़ना है उसके बाद, 2, तो 14 और 2 कितना हो जाता है हमारा 16। अब आपने कितना जोड़ा, गुणा करने के बाद 2 जोड़ा, तो जैसे ही आप 2 जोड़ते हैं आप सफिक्स से क्या लगाते हैं, एन। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, हेप्टेन। तो इस तरीक़ा से आपका हेप्टेन बन जाता है, जिसको आप बड़े रूप में भी लिख सकते हैं इसको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 3 7। अब 1 की संयोजकता कितना होता है भाई, 4 होता है, तो पहले इस प्रकार से लिख दो। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो देखो आपने ऑक्टेन को इस तरीक़ा से भी क्या कर दिया, हेप्टेन को इस तरीक़ा से क्या कर दिया, लिख दिया। तो आप आसानी से क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, जहाँ पर आपको जो है ऐसे लंबा दिया रहे, मान लो क्या दिया रहे, लंबा, जैसे 1 2 3, ठीक है, मान लो आपको लंबा दिया रहेगा, कई तरीका है ना, सुनते रहना सबको, 1 2 3 और ये 4 और ऐसे 5 और ये 6 दिया है। ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अगर आपको ऐसे दिया है और पूछ रहा है इसका नाम क्या है ना, तो आप क्या वो लिखेंगे, देखेंगे पहले सब जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखता है वहाँ पर सफिक्स क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। फिर कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, मतलब इसका नाम क्या है हमारा, हेक्सेन है। ऐसा भी आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको जो है देखना है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन हो और उनके बाद सिंगल बॉन्ड लगा हो, देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है हमारा, सिंगल बॉन्ड है, तो आपको क्या लगाना है, आंख बंद करके एन लगाओ और जितना कार्बन है उसको प्रीफिक्स के रूप में लिख दो। आपको ऐसा भी दे सकता है भाई, जैसे CH3 CH2 CH3 ऐसा दिया, तो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। क्या लगा देंगे आप, एन लगाएंगे, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, इसके नाम प्रोपेन हो जाएगा। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप या तो फार्मूला यूज करो, और फार्मूला में मैं आपको बता दिया कि ये फार्मूला है, और इस फार्मूला का अगर आप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आपको सफिक्स में क्या लगाना है, एन लगाना है, और प्रीफिक्स में आपको कार्बन की संख्या दिखते रहेगा, 2 कार्बन रहेगा तो ये, 3 कार्बन रहेगा तो प्रो आपको लगा लेना है। तो आप या तो सूत्र का प्रयोग करो, नहीं तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे आपको ब्यूटेन पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, C4, इतना तो पता होना चाहिए कि ब्यूट किसको बोलते हैं, 4 को बोलते हैं, तो C4 और उसके बाद H करके छोड़ दो। अब आपने बोले हैं कि जितना कार्बन ले रहे हैं उसको कैसे, कितना से गुणा करो, 2 से, तो 4 दूनी 8 और कितना जोड़ेंगे, 2, तो 8 और 2 10, और जहां आप 2 जोड़ेंगे क्या लगाएंगे, सफिक्स एन, और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आप इस प्रकार से एल्केन को मेरे ख्याल से समझा सकते हो, बता सकते हो। तो उसके लिए आपको एक कार्बन का नाम जानना जरूरी है, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो बनेगा। और ये बन गया तो आपका 2 चीज़ें और बन गया, एल्कीन भी बन जाएगा, एल्काइन भी क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, अभी आगे पढ़ना है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे जो है, आगे हम लोग चलते हैं एल्कीन के पास। किसके पास चलते हैं, एल्कीन। ओके, दूसरा नंबर का हमारा देखने वाले हैं, वो है एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। अब इसमें सफिक्स क्या आ जाएगा, इन आ गया। पहले सफिक्स क्या था, एन था, अब सफिक्स इन और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा आपका, एल का हो जाएगा। और प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, कार्बन का नाम, जो आप पहले देखे हैं। चलिए अब इसमें सूत्र लगाते हैं, तो CnH2n होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, Cn और H2n, और इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, इतना ही है, मतलब जितना कार्बन लेना है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन ले लेना है। तो इसको हम लोग जो है फार्मूला में मान रखते हैं। मैं आपको बताया था 2 से स्टार्ट होता है,
तो चलिए 2 रखते हैं तो 2 हो गया, फिर H2 हो गया और N हो गया। अब 2 रख रहे हैं मतलब N के जगह भी कितना रखना पड़ेगा हमको, जो है 2 रखना पड़ेगा। तो H2 और इंटू N, तो ओवरऑल क्या लिखेंगे C2 और यहाँ पर कितना हो जाए 2 दूने 4। तो जहाँ पर आप इस सूत्र का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे इन, ये लिख दिया हूँ मैं। आप इस प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या लगाएंगे आप इन, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, तो नाम क्या हो जाता है हमारा एथिन। इसको सामान्य भाषा में जो है हमारा एथिलीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एथिलीन, बट ज़्यादा अच्छा नाम क्या है आपका एथीन है। तो ये एथीन हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा चलिए हम फिर करते हैं C3, है ना, 3 कर दिया तो 2 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे C3, हाइड्रोजन कितना आ गया 6। जहाँ आपका क्या करेंगे इस प्रकार से करेंगे, इस सूत्र में सफिक्स क्या लगाएंगे इन। 3 कार्बन को आप देखे हैं उधर क्या बोलते हैं प्रो, तो नाम क्या हो जाता है प्रोपिन, प्रोपिलीन भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप जितना कार्बन ले रहे हैं उसका जस्ट डबल क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन लिख रहे हैं, तो आपको सफिक्स क्या लगाना है इन लगाना है। आप दिमाग में रख लो, ठीक है, आप दिमाग में रख लो कि मैं जितना कार्बन लूँगा उसके जस्ट अगर डबल हाइड्रोजन कर दूंगा तो मेरे को सफिक्स क्या लगाना है इन, और प्रीफिक्स क्या लगाना है हमारा कार्बन का नाम। जैसे यहाँ पर हम तीसरा लिख देते हैं 4, तो 4 ले लिया तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। अब हाइड्रोजन को कितना होगा 4 दूनी 8, तो मैंने जस्ट डबल किया तो सफिक्स मैं क्या लगाऊंगा इन, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन, है ना। तो ये हमारा ब्यूटीन हो जाएगा। तो इसको आप सूत्र के अनुसार भी कर सकते हैं C4H2 और ये हो जाता है 4, तो कितना हो जाएगा C4 हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो सफिक्स क्या लगाएंगे इन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा आपका ब्यूटीन। अगर हम चौथा नंबर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम क्या लेते हैं कार्बन की जगह कितना ले लेते हैं भाई 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा C5, और H होगा तो 5 दूनी कितना हो गया 10, और डबल बान है तो क्या लगाएंगे इन, और 5 कार्बन को क्या बनाते हैं हम लोग पेन, तो नाम क्या हो जाता है पेंटीन। 5वां नंबर लिखूंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा C6H12, क्या लगाएंगे सफिक्स इन, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्स, नाम क्या होगा आपका हेक्सिन। तो यदि आप एल्किन का प्रयोग करते हैं और इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे जितना कार्बन लेंगे उसका जस्ट डबल करना है। देखो 2 कार्बन लिए तो जस्ट डबल 4, 3 कार्बन लिए तो जस्ट डबल 6, 4 लिए तो जस्ट डबल 8, और इधर लिए तो जस्ट डबल 10, 6 लिए तो 6 डबल। तो आप जहाँ पर क्या करते हैं इस फार्मूला का उपयोग करते हैं तो सफिक्स क्या लगाएंगे इन, पहले सफिक्स क्या लगाते थे एन, अब सफिक्स क्या लगा रहे हैं इन, और प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे अब कार्बन का नाम, जो कार्बन का नाम क्या पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं उसका नाम। तो आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे जितना कार्बन लेंगे उसका जस्ट डबल क्या कर देंगे हाइड्रोजन अगर कर देंगे, या जितना कार्बन रहेंगे उसको अगर हम 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो आप सफिक्स क्या लगाएंगे इन, और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हेप्ट, तो नाम क्या हो जाएगा हेप्टीन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो आप फार्मूला का उपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, आप डायरेक्ट करें, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए सिर्फ कार्बन का नाम क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करें C ऐड करें तो इसको ऑक्ट बोलते हैं, और जस्ट इसको मैं अगर 2 से गुणा कर दूँ और कुछ न जोड़ूँ जस्ट गुणा करूँ तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो जस्ट मैंने क्या किया डबल कर दिया, मैंने 2 से गुणा कर दिया और कुछ नहीं जोड़ा, तो आप क्या लगाएंगे सफिक्स इन लगाएंगे, और क्या बोलते हैं इसको ऑक्ट, तो नाम क्या हो जाएगा ऑक्टीन। तो आप क्या कर सकते हैं जो इन वाला है उसका नामकरण करने के लिए या तो आप फार्मूला यूज करो, इस फार्मूला में मान रखो और सफिक्स इन लगाओ, या आप ये लेके चलो कि हम जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से गुणा कर देंगे और कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो सफिक्स क्या लगाएंगे इन लगाएंगे। हम जितना कार्बन लेंगे और उसको 2 से गुणा करके अगर हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो हम क्या लगाएंगे सफिक्स एन लगाएंगे। बस ऐसे आप दिमाग में क्या करो धारणा रखो। तो एक तरीका और 2 तरीका इस तरीका से आप कर सकते हैं। अब इसी को, ये तो अणु सूत्र हो गया, ये क्या हो गया हमारा अणु सूत्र। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं संरचना सूत्र के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और जब भी संरचना सूत्र लिखते हैं संरचना सूत्र में हम किसको ध्यान रखते हैं भाई, हम ध्यान रखते हैं किसका
हम जो है संयोजकता का, तो यहाँ पर देखो कार्बन की संयोजकता कितना होता है हमारा 4 होता है, आपको पता है। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 4 है, और दोनों को अगर बराबर बराबर भागों में बांट लिया तो ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये जो 2 बंध होता है, ये बंध क्या हो जाता है डबल बॉन्ड के रूप में आ जाता है। तो कार्बन की वैलेंसी देखो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का तो 1 होता है। तो आपको इस प्रकार से C2H4 को ऐसा भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और इसी को हम लोग जो है चाहेंगे तो जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे CH2, ये देखो CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ये हम लोग ऐसे 3 कर देते हैं, ठीक है, फिर C और H कर देते हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं, और यहाँ पर H और H। कार्बन की वैलेंसी आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण न होना चाहिए, मेन ये है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी और हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो CH3, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है CH3, उसके बाद क्या दिख रहा है CH, उसके बाद क्या दिख रहा है डबल बॉन्ड, और उसके बाद दिख रहा है CH2। तो ये हमारा प्रोपीन हो गया। 4 वाला में अगर देखें तो ये 1 2 3, और यहाँ पर हम H करते हैं, यहाँ पर भी H करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं H और H करते हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं। देखो कार्बन की वैलेंसी सब में कंप्लीट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब तरफ से आपको देखना है। और लिखते वक्त इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3, उसके बाद क्या लिखूँगा मैं CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर से क्या है CH, और लास्ट क्या है आपका CH3। तो इस तरीक़ा से ब्यूटीन को आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, इस तरीक़ा से भी, और इस तरीक़ा से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पेंटीन की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर क्या हो जाएगा आपका H, और यहाँ पर मैंने एक H ले लिया। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया CH, इस प्रकार से, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर H हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, CH3 CH2, तो यहाँ से हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा CH2, फिर ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH3। तो इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। 6 को लिखेंगे तो यहाँ पर आप बढ़ाते जाओ, एक H, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, फिर इसको क्या कर दो CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3। तो आप देखो क्या कर सकते हैं, एल्कीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे, फिर ऐसे, या ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक एक को हम 3 तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एल्कीन का। बट आपको किसको ध्यान में रखना है, कार्बन की संयोजकता को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। किसको संयोजकता को ध्यान रखना है भाई, कार्बन की संयोजकता को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्कीन का। अब आपको डायरेक्ट जो है कैसे बताना है उसको भी ज़रा देख लो। अगर आपको ऐसा दिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ऐसा CH2 और ऐसा CH3, ऐसा आपको दे दिया है, और आपको पूछ रहा है इसका नाम बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखना है। जहाँ डबल बॉन्ड दिखे, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे, आपको सफिक्स क्या लगा देना है, इन लगा देना है। क्या लगा देना है, आँख बंद के इन लगाना है। लेकिन देख लेना कि वहाँ पर आपका जो है कार्बन हाइड्रोजन है नहीं, तो कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। फिर कार्बन को काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हेप्टिन। तो आप डायरेक्ट जो है किसी यौगिक को देख करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर उसमें डबल बॉन्ड हो तो आप क्या कर सकते हैं, इन लगा करके कार्बन की संख्या को गिन करके उसको प्रीफिक्स के रूप में लगा करके भी आप बना सकते हैं। मान लो डायरेक्ट दिया है आपका C10 और 10 दूनी 20, तो आपको क्या पता है आपको कि हम जितना कार्बन लेंगे उसको जस्ट अगर 2 से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, और कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो क्या लगाते हैं, सफिक्स हम लोग जो है इन लगाते हैं। तो
तो यहाँ पर देखो 10 दूनी 20 है, मतलब डायरेक्ट हम 2 से गुणा करके कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो इन हो गया। 10 को क्या बोलते हैं, डेक, तो नाम क्या हो जाता है आपका, डेकिन। तो आप उसको कई तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, एल्कीन को बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एल्कीन को भी याद रखने के लिए ये याद रखें कि हम जितना कार्बन लेंगे उसको 2 से क्या करेंगे, अगर गुणा कर देंगे तो हमको जो है क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मान प्राप्त हो जाएगा। या ये याद रखें हम जितना कार्बन लेंगे उसको जस्ट 2 से गुणा कर देंगे तो सफिक्स क्या लगाएंगे, हम जो है एन लगाएंगे। तो जो 2 से गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो कार्बन का नहीं है बल्कि वो किसका है, हाइड्रोजन का मान है, उसको भी याद रखेंगे ना। जैसे C5 किए तो आप एज पहले से यहाँ लिख दे रहे हो। अब 5 दूनी कितना, 10, तो डायरेक्ट क्या लिख दो 10। तो जहाँ आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जस्ट डबल कर रहे हैं, सफिक्स क्या लगाएंगे, इन। और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेन, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, पेंटीन। तो आप बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जितना कार्बन लेंगे उस कार्बन को 2 से गुणा करके अगर कुछ नहीं जोड़ेंगे, उतना के उतना ही छोड़ देंगे, तो आप सफिक्स क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग कि हम जितना कार्बन ले रहे थे उसको पहले 2 से गुणा कर रहे थे, उसके बाद कितना जोड़ रहे थे, उसके बाद 2 जोड़ रहे थे। तो वहाँ पर आप 2 जोड़ने का काम कर रहे थे तो सफिक्स क्या लगा रहे थे, आप एन लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, एन। तो यहाँ पर खाली जो है जोड़ना और कुछ नहीं जोड़ना पर निर्भर है, बाकी तो फार्मूला सेम है भाई, तीनों का फार्मूला सेम है। देखो CnH2n + 2, CnH2n कुछ नहीं, और CnH2n - 2। तो आपको देख रहे हैं ये और ये क्या है, सेम है। अंतर क्या है, +2। अगर आप गुणा करने के बाद 2 जोड़ते हैं तो सफिक्स एन लगाएंगे, अगर आप गुणा करने के बाद कुछ नहीं जोड़ते हैं तो सफिक्स इन लगाएंगे, और गुणा करने के बाद 2 माइनस कर देते हैं तो सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो खाली जोड़ घटा में क्या है, इसमें आपका अंतर है, बाकी सब बन जाएगा। तो ये किसका हो गया, हमारा एल्कीन का। तो मेरे ख्याल से एल्कीन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं किसके पास, एल्काइन के पास। किसके पास चलेंगे भाई हम लोग, एल्काइन के पास चलते हैं हम लोग, ठीक। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ से, क्या लिख देता हूँ, एल्काइन। क्या लिखता हूँ मैं, एल्काइन। ये हमारा 3rd नंबर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा एल्क और ये हो गया हमारा आइन। अब एल्काइन में अगर हम देखें तो प्रीफिक्स क्या है हमारा, सफिक्स क्या है हमारा, आइन है। पहले इन था, अब हो गया आइन। और प्रीफिक्स क्या है हमारा, प्रीफिक्स है हमारा, प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला ना। एल्क का मतलब होता है कार्बन का नाम, कार्बन का नाम। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जहाँ कार्बन का नाम दिखेगा आपका वही प्रीफिक्स है, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, CnH2n माइनस कितना होता है, 2 होता है। ये होता है हमारा सूत्र, होता है इसका सूत्र, क्या होता है हमारा, ये होता है सूत्र CnH2n - 2। अगर आप इस सूत्र में क्या करेंगे, मान रखेंगे तो आप सफिक्स से क्या जोड़ेंगे, आइन लगेंगे। कार्बन का नाम दिखता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले क्या रख दिया, 2, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे और -2 करेंगे तो ओवरऑल क्या प्राप्त होगा, C2 2 दूने 4 में 2 दूने 4 आ रहा था बट माइनस कर दिए तो कितना बचा, 2। तो जहाँ पर आप इस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे आप, सफिक्स में आइन। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एथाइन। इसको एसिटिलीन के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। पहला खत्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 हो गया, 2 हो गया, तो 3 दूनी 6 और 2, तो क्या होगा हमारा 3 कार्बन, 3 दूनी 6 हो गया, 6 में 2 माइनस कर दो तो कितना बचा, 4। तो आप फार्मूला की यूज कर रहे हैं, मतलब क्या करेंगे, सफिक्स से क्या लगाएंगे, आइन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है आपका, प्रोपाइन, ठीक। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 हो गया, ये 2 तो रहेगा ही क्योंकि फार्मूला में है। यहाँ पर 4 करते हैं और -2 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का 4 हो गया और 4 दूनी 8 और 8 में 2 माइनस कर दिए तो 6। तो सफिक्स से क्या लगाएंगे आप, आइन लगाएंगे। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाता है, ब्यूटाइन। चौथा नंबर जाएंगे तो C5 और ये हो जाएगा C2 और ये 5 -2, तो क्या बनेगा हमारा C5, 5 दूनी 10, 10 में 2 माइनस कर दिए 8, क्या लगाएंगे हम लोग, सफिक्स आइन। और 5 को क्या बोलते हैं, पेन, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर इस फार्मूला का उपयोग करेंगे तो क्या करेंगे आप, सफिक्स में क्या लगाएंगे,
आइन लगाएंगे और जितना कार्बन है उसको प्रीफिक्स के रूप में उसका नाम को क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो आपका आइन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीक़ा से कैसे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग दर्शा सकते हैं कैसे, तो ये हो जाता है एक कार्बन, और एक कार्बन की संयोजकता कितना होता है हमारा 4। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा है और एक हमारा हाइड्रोजन इधर से, अब तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर कार्बन के बीच कौन सा बांड होता है, ट्रिपल बांड होता है। कौन सा बांड, ट्रिपल बांड होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, H H और H, और यहाँ पर 1 2 3 और ये C और H, कार्बन की वैलेंसी पूरा होना चाहिए। तो ये देखो 4 हो जा रहा है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3, और ये कितना हो जाता है हमारा C 1 2 3 और CH के रूप में भी लिख सकते हैं। 4 वाला की बात करें तो ये H H H, और यहाँ पर 1 2, और यहाँ पर हम 1 2 3 4, इसको लास्ट में ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो CH3 और ये CH2, C 1 2 3 और ये CH, ठीक है। और लास्ट हम देखें अगर 1 2, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 2 3 और 1, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 1 2, और यहाँ पर 1 2 3, 5 वाला हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, संयोजकता पूरा होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं CH3 C 1 2 3 C CH2 और CH3। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो आप फार्मूला का, अगर इस फार्मूला का उपयोग अगर आप क्या करते हैं तो सफिक्स क्या लगाएंगे, आप लोग जो है आइन लगाएंगे। बाकी तो कार्बन का मान दिखता ही रहता है। नहीं तो आप क्या सोचो, आप जितना कार्बन लोगे है ना, मान लो हम लोग 6 कार्बन लिए, उसको पहले 2 से क्या करो, गुणा करो। तो 6 दूनी 12, कितना माइनस कर दो, 12 में 2 माइनस कर दो तो कितना बचा 10। तो हमने जहाँ माइनस करना स्टार्ट किया, सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, हेक्साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, हेक्साइन। तो इस तरीक़ा से आप हेक्साइन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मान लो 7 बोल दिए तो 7 हो गया। अब बोलोगे 7 दूनी 14, ठीक है, कितना माइनस करेंगे 2, तो कितना बचा 2। जहाँ आपने माइनस किया आपने क्या लगाएंगे, सफिक्स। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, हेप्टाइन। तो इस तरीक़ा से आप जो है एल्काइन का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, नामकरण किया जा सकता है। या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा कोई यौगिक दे दिया है तो और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को देख करके आपको क्या लगाना है, आइन लगाना है। और कार्बन को तो आप दिख ही रहा है, कार्बन को काउंट करके उसको प्रीफिक्स के रूप में क्या कर देना है, आपको लिख देना है। तो ये हो गया आपका किसका भाई, हमारा एल्काइन का। तो हमने जो है कितने प्रकार का सूत्र देखा, हमारा 3 प्रकार का सूत्र देखा। एक किसका देखा, हमारा एल्केन का, एक हमने किसका देखा, एल्केन का। दूसरा किसका देखा, हमारा एल्कीन का। और तीसरा हमने किसका देखा, एल्काइन का। तो 3 सूत्र देखा। इसका फार्मूला CnH2n+2, इसका फार्मूला CnH2n, और इसका फार्मूला CnH2n-2। तो सब में जो है बेसिक क्या चीज़ है, देखो आप, सब में आपको बेसिक दिख रहा है। इसमें CnH2n है, इसमें भी CnH2n है, और इसमें भी क्या है, हमारा CnH2n है। अंतर क्या है, पहला वाला में हम लोग +2 कर रहे हैं, दूसरा वाला में कुछ नहीं कर रहे हैं, और तीसरा वाला में -2 कर रहे हैं। और सब में आप देख रहे हैं, सब में आप जितना कार्बन ले रहे हैं उसको पहले 2 से गुणा कर रहे हैं, जितना कार्बन ले रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, जितना कार्बन ले रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं। तो तीनों प्रकार के जो फार्मूला है, तीनों प्रकार के फार्मूला में जितना कार्बन ले रहे हैं उसको पहले कितना से गुणा किया जा रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है। उसके बाद एक में अगर हम 2 जोड़ते हैं एक्स्ट्रा, एक में कुछ नहीं जोड़ते हैं, और एक में 2 माइनस कर देते हैं, उसी के आधार पर आपको सफिक्स क्या होता है, आपका बनता है। आप जितना कार्बन लेते हैं उस कार्बन को पहले 2 से गुणा करते हैं, और यदि 2 जोड़ देते हैं तो आपका जो है सफिक्स क्या लगता है, एन लगता है। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना जोड़ दें अगर 2, तो 6 का कितना हो गया 8। तो जहां आपने 2 जोड़ा गुणा करने के बाद सफिक्स क्या लगा देंगे, एन। और 3 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, प्रो, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन। अब हम इसी में दूसरा करें। अब जितना कार्बन लिए हैं उसको जस्ट क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और कुछ नहीं जोड़ते हैं, तो आप सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपीन। तीसरा, आप जितना कार्बन लिए हैं
उस कार्बन को हम पहले 2 से गुणा करते हैं और 2 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, 6 में 2 क्या कर दो माइनस, तो कितना बचता है 4। तो आप सफिक्स से क्या लगाते हैं, आइन, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है आपका, प्रोपाइन। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, प्रोपाइन बता सकते हैं, प्रोपीन बता सकते हैं, प्रोपेन बता सकते हैं। तो तीनों में अंतर जो है बस जोड़ने और घटाने का है। आप जितना कार्बन लेंगे उस कार्बन को 2 से पहले गुणा कीजिए, उसके बाद यदि आप जो जोड़ देते हैं तो आप सफिक्स से क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, जैसे हम लोग लगा रहे हैं। और 2 गुणा करने के बाद जो जोड़ेंगे या घटाएंगे वो किसका मान होगा, हमेशा हाइड्रोजन को। उसको आप थोड़ा साइलेंट रखो, हम जो गुणा करने के बाद जो भी मान रखते हैं वो हाइड्रोजन का ही होता है भैया ना, उसको याद रखेंगे। तो आप जितना कार्बन लेंगे उसको पहले 2 से गुणा करेंगे और अगर क्या कर देंगे उसमें 2 जोड़ देंगे तो सफिक्स से क्या लगाएंगे, एन, बाकी कार्बन का नाम आपको दिख रहा है। आप जितना कार्बन लेंगे पहले उसको 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद कुछ नहीं जोड़ेंगे, आप सफिक्स से क्या लगाएंगे, इन, बाकी कार्बन का नाम आपको दिख रहा है, ठीक है। और आइन में बोलेंगे तो जितना आप कार्बन लेंगे उसको पहले 2 से गुणा करेंगे और 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आप सफिक्स से क्या लगाएंगे, आइन, और बाकी कार्बन आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप एल्केन बता सकते हैं, एल्कीन बता सकते हैं, और एल्काइन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ये हो गया, ठीक। अब हमको एक और करना है, वो होता है एल्किल। एक क्या होता है, एल्किल, इसको हमको देखना है एल्किल। क्या देखेंगे हम लोग, एल्किल, एल्किल, ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग देखेंगे एल्किल। आप चाहेंगे तो इसका भी फार्मूला बना सकते हैं, CnH2n+1, CnH2n+, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है ना। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, कार्बन रखें अगर हम मान लो 3, यहाँ पर 3 नहीं, 1 कार्बन रखते हैं पहले, C1, और ये क्या होता है हमारा H2 × 1 + 2, तो ओवरऑल क्या होगा, C का C, हाइड्रोजन का लिखना है अगर तो 2 1 कम 2 है ना, 2 हो गया, तो 2 नहीं करेंगे, 1 का हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना करेंगे हम लोग जो है, ये हो गया 2 हो गया, इंटू कितना हो गया 1 + 1, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो आपको सफिक्स यहाँ पर क्या होगा, सफिक्स आपका होगा यहाँ पर इल, और प्रीफिक्स क्या होगा हमारा, प्रीफिक्स तो कार्बन का नाम ही होगा, प्रीफिक्स कार्बन का क्या होगा, नाम। तो यहाँ पर सफिक्स में क्या लगाएंगे, YL, और कार्बन कितना आपको दिख रहा है 1, तो 1 को क्या बोलते हैं, मेथ, तो नाम कितना हो जाता है, इसका नाम मेथिल। तो आप इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 रख दिया, तो यहाँ पर 2 × 2 + 1, तो क्या बनेगा C2, उसके बाद हाइड्रोजन कितना बनेगा, 2 2 ने 4 और 1 5, तो क्या सफिक्स लगाऊंगा, YL, कितना कार्बन है 2, तो क्या हो जाएगा एथिल। इसी प्रकार में और अगर हम इधर आगे बढ़ें 3 नंबर, तो C3 कर दूं और ये 2 कर दूं, इंटू कितना कर दूं, 3 कर दूं, +1 कर दूं, तो क्या बचेगा C3, यहाँ पर क्या हो जाएगा C3, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7। तो आप सफिक्स से क्या लगाएंगे, इल लगाएंगे, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर C4 और यहाँ पर 2 कर दूँ और यहाँ 4 कर दूँ, +1 कर दूँ, तो कितना हो जाएगा C4 हो गया, और 4 दूनी 8 और कितना हो गया 9। सफिक्स से क्या लगाऊंगा, ये होगा हमारा इल, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। तो आप इस फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप जितना कार्बन लेते हैं उतना कार्बन, आप जितना कार्बन लेते हैं उस कार्बन को 2 से गुणा करने के बाद अगर 1 जोड़ते हैं, है ना, तो आप सफिक्स से क्या लगाते हैं, इल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इल, और बाकी कार्बन का नाम आपको दिख रहा है। जैसे मैंने 5 कार्बन लिया, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी पहले 10, और 10 में 1 जोड़ दिए तो 11, तो मैं सफिक्स से क्या लगाऊंगा, YL, और 5 कार्बन को क्या बोलूँगा मैं, पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, पेंटिल। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, एल्किल का भी नामकरण कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जितना एल्केन होता है ना, जितना एल्केन है उसमें एक हाइड्रोजन आप क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो आपका एल्किल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग जो है मेथेन की बात करें, मेथेन बोल रहे हैं ना, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को 2 से गुणा करो तो 2 1 कम 2 और 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा CH4, है ना। तो 2 जोड़ रहे मतलब क्या लिखेंगे, N, और 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। अगर इसमें से 1 हाइड्रोजन कम हो गया, अर्थात यहाँ पर कैसा हो गया, CH3 हो गया, तो 1 हाइड्रोजन कम हो रहा है, मतलब 1 हाइड्रोजन कम हो रहा है मतलब
हम इस फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं तो सफिक्स क्या होगा YL, और कार्बन तो उतना ही है मेथ, तो क्या हो जाता है हमारा मेथिल। तो आप एल्केन से एक कार्बन को एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम करके भी क्या कर सकते हैं आप जो है किसको इल समूह को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो इस तरीका से या तो डायरेक्टली फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, या तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या हो गया कम हो गया तो एन के जगह क्या हो जाता है वो इल सफिक्स लग जाता है। जैसे मेथेन था, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एन सफिक्स की जगह क्या हो गया इल सफिक्स लग गया और मेथेन से क्या बन गया मेथिल। उसी प्रकार एथेन से क्या हो जाएगा एथिल, प्रोपेन से क्या हो जाएगा प्रोपिल, ब्यूटेन से क्या हो जाएगा ब्यूटिल। तो इस तरीका से आप एल्किल समूह को बता सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, जितना भी एल्किल समूह होता है चाहे वो एथिल हो, मेथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, सबको एक संकेत से दर्शाते हैं जिसको बोलते हैं आर। इनको क्या बोलते हैं आर। तो जितना भी है उनको एक संकेत से दर्शाया जाता है और वो संकेत क्या कहलाता है हमारा आर कहलाता है। और आर को ओवरऑल क्या बोलते हैं एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग एल्किल बोलते हैं। और एल्किल की जगह अर्थात आर की जगह मेथिल भी लिखा जा सकता है, एथिल भी लिखा जा सकता है, प्रोपिल भी लिखा जा सकता है, ब्यूटिल भी लिखा जा सकता है, आगे पेंटिल, हेक्सिल सब चीज़ हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा से समझना है। अगर ये सब चीज़ आपको पता नहीं रहेगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो ये आपने क्या कर लिया पढ़ाई कर लिया। और हम क्या देख रहे हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको पहले क्या कर चुका हूँ बता चुका हूँ कि आपका जो है कितने प्रकार होता है। तो मुख्यतः कितने प्रकार होता है हमारा ये हमारे 2 प्रकार होता है, जिसमें आपको मैं बताया था अचक्री और क्या बताया था मैं जो है चक्री। तो चक्री में बता दिया था है ना। अब इसका नाम जैसे मैं बताया ना, देखो अब इसमें दिख रहा है आपको सिंगल बांध दिख रहा है, मतलब क्या लगाएंगे एन। अब कार्बन को गिन लो 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम पेंटेन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे बीच में कोई टूटा रहता है तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं आइसो है ना। ऐसा बीच में क्या हो जाता है कार्बन अगर एक ठो टूटा है तो एक हमारा वर्ड यूज करते हैं क्या प्रीफिक्स में आइसो। और टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 और ये 6 है, तो 6 को क्या बोलते हैं हम लोग हेक्स। और सिंगल बान है तो क्या लगाएंगे एन, तो नाम क्या हो जाता है साइक्लोहेक्सेन। आइसो हेक्सेन बोल सकते हैं, हेक्स और एन। तो ये हो गया इसका नाम। इसका नाम फिलहाल बेंजीन है। इसका नाम क्या है हमारा बेंजीन है ना, बेंजीन है। और कार्बन की बैलेंसी देखो कंप्लीट है ना। इसके आधार पर अल्टरनेट क्या लगाए हैं हम लोग डबल बॉन्ड को लगाए हैं। तो ये एरोमेटिक के अंतर्गत आता है, चक्री के अंतर्गत आता है, जिसे हम बेंजीन कहते हैं है ना। और इसका फार्मूला अगर लिखते हैं तो C6H6 इसको क्या किया जाता है आपका लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से हमने 2 प्रकार पढ़ लिया। अब दूसरा का हमको क्या देखना है, हमको देखना है उसका प्रकार। क्या देखेंगे दूसरा का प्रकार। चलिए तो दूसरा के प्रकार के पास हम क्या करते हैं पहुँचते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग देखते हैं। चलिए ये हमारा दिया है समचक्री है ना, या इसी को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। तो समचक्री क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये हमारा चक्री यौगिक का पहला प्रकार है। इसको ही हम लोग जो है कार्बोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो समचक्री यौगिक क्या होता है, तो समचक्री यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें चक्र में आपका केवल कार्बन परमाणु ही क्या रहता है उपलब्ध रहता है। कार्बन परमाणु के अलावा कोई दूसरा परमाणु उपलब्ध नहीं रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं समचक्री। मतलब चक्र को बनाने में केवल क्या होता है कार्बन परमाणु ही भाग लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं समचक्री कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर समचक्रीय कार्बनिक यौगिक समचक्री कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है, वह यौगिक है ना, वह यौगिक है जिसमें चक्र केवल कार्बन से ही बना होता है ना। जिसमें तो हम क्या लिखें कि समचक्री कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें है ना चक्री या चक्र का निर्माण केवल कार्बन से ही होता है, या चक्री यौगिक का निर्माण केवल कार्बन से ही होता है। चक्री यौगिक है ना, या ये बोल सकते हैं कि जिसमें है ना चक्र कार्बन परमाणु से ही बनता है,
चक्र कार्बन परमाणु से बना होता है, कार्बन परमाणु से ही क्या होता है हमारा बना होता है। मतलब इसमें कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जो है उपलब्ध नहीं रहता है। कार्बन कार्बन मिल करके ही क्या करता है, चक्र का जब निर्माण करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समचक्री कहते हैं। तो हमने लिख दिया ना कि समचक्री कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें चक्र कार्बन परमाणु से ही बना रहता है। मतलब यहाँ पर जो भी चक्र बनेगा वह चक्र आपका केवल किससे बना रहेगा, कार्बन परमाणु से ही बना रहेगा, उसमें दूसरा कोई परमाणु नहीं होगा। तो ऐसे हमारे जो क्या होते हैं, हमारे जो चक्र होता है या चक्रीय यौगिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है हम लोग जो है समचक्रीय यौगिक कहते हैं। देखो इसमें देखो चक्र को बनाने में कौन पार्टिसिपेट हो रहा है, केवल कार्बन हो रहा है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है समचक्री कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि समचक्री कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें जो चक्र बना होता है वो चक्र में केवल कौन पाया जाता है, हमारा कार्बन ही पाया जाता है। बेशक उसकी संख्या कितना है वो अलग चीज़ है, ठीक है, बाकी कार्बन ही आपका क्या होता है, आपका पाया जाता है या पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। इसका पहला जो प्रकार है वो है एलिसाइक्लिक। वो क्या है हमारा एलिसाइक्लिक। इसको हमको क्या करना है, देखना है क्या है ना, उसको देखेंगे। हमारा एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक वह समचक्री यौगिक होता है जिसमें चक्र का जो निर्माण होता है वह चक्र का निर्माण 3 कार्बन 4 कार्बन या 5 कार्बन से मिलकर अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि वह समचक्री यौगिक जिसमें चक्र का निर्माण या चक्रीय यौगिक का निर्माण 3-4 है ना, 3 या उससे अधिक कार्बन परमाणु से होता है, 3 अथवा उससे अधिक कार्बन परमाणु से मिलकर होता है, कार्बन परमाणु से मिलकर होता है, तो इसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। इसका गुण अचक्रीय यौगिक से मिलता है या मिलता जुलता है। अचक्रीय यौगिक से क्या करता है, हमारा मिलता जुलता है, यौगिक से मिलता जुलता है, ठीक है। अचक्रीय यौगिक पढ़े ना, मिलता जुलता है। तो ये आप लिख सकते हैं कि एलिसाइक्लिक वह समचक्रीय यौगिक होता है जिसमें जो चक्र बनता है कार्बन परमाणु से उसमें 3 या उससे अधिक कार्बन परमाणु क्या होता है, पाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपका CH2, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं CH2। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसको हमको क्या करना है, अभी जस्ट देखना है। तो वह समचक्रीय यौगिक जिसमें चक्रीय कार्बन का निर्माण 3 अथवा उससे अधिक कार्बन परमाणु से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो है चक्रीय यौगिक कहते हैं। और इसका जो गुण है हमारा किससे मिलता जुलता है, हमारा वो जो है आपका जो है अचक्रीय यौगिक जिसे एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं उसके साथ मिलता जुलता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो है इस प्रकार से इसको जो है एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया है CH2 और यहाँ पर दिया है CH2, ठीक है। इसमें देखो 3 कार्बन है तो इसमें एक वर्ड जोड़ते हैं साइक्लो। क्या वर्ड जोड़ते हैं इसमें भाई, साइक्लो।
इसमें क्या जोड़ते हैं, साइक्लो। 3 कार्बन है तो क्या लगाते हैं, प्रो, और सिंगल वन है तो क्या लगाते हैं, एन, तो नाम क्या हो जाता है, साइक्लोप्रोपेन। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार हम CH2 यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 कर देते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या लगाते हैं, सिंगल वन है तो एन लगाते हैं, 4 कार्बन है तो क्या लगा देते हैं, ब्यूट, तो ब्यूटेन, और सामने में क्या लगाते हैं इसमें, साइक्लो, तो नाम क्या हो जाता है, साइक्लोब्यूटेन। CH2 इधर हम कर देते हैं CH2, इधर हम करते हैं CH2, ठीक है, ये हो गया CH2, इधर हो गया CH2, इधर आपका CH2 हो गया, और इधर आपका CH2 हो गया, ऐसे करके। तो यहाँ पर सिंगल वन है तो क्या लगाएंगे हम लोग जो है N, यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंगल वन है तो N लगाते हैं, 5 कार्बन है तो क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, और सामने में क्या लगा देते हैं, साइक्लो, तो साइक्लोपेंटेन। और लिखेंगे तो CH2, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, CH2, यहाँ पर हो जाता है CH2, यहाँ CH2, यहाँ आपका CH2, यहाँ CH2, और यहाँ आपका क्या है, CH2। यहाँ पर देखो सिंगल वन है, क्या लगाएंगे, N, 6 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, हेक्स, तो हेक्सेन, बट सामने में क्या लगता है हमारा, साइक्लोहेक्सेन, जिसका सामान्य फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो C6H12 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक को बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो फिलहाल आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग बाकी का जो है टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं।